Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of semester 7. We have established our destination and target in the previous lecture. Our focus and our basic target is to write down a research thesis. In order to achieve our destination, there are a few important steps. बेटे जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि असल फोकस तो हमारा ये है कि हम रिसर्च थीसिस बेटा उसे हम लिख सकें, ठीक है। तो अब इसके डिफरेंट स्टेप्स होंगे। हम बेटे बात कर चुके हैं कि 8वें सेमेस्टर में आपके जो 2 कोर्स वर्क के बराबर होगा, ये 6 क्रेडिट आवर्स के मुताबिक जो रिसर्च प्रोजेक्ट आप लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आप ये लिखने के काबिल किस तरह से होंगे, उसके लिए आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी वो सीखनी पड़ेगी। तो बेटे रिसर्च मेथोडोलॉजी सीखने के हवाले से भी आपके सिलेबस में इसको शामिल किया है कि इसका भी दूसरे सब्जेक्ट्स जो 7th सेमेस्टर में आपके शामिल हैं, इसका भी बिल्कुल उसी तरह से आपका एग्ज़ाम भी होगा और 3 क्रेडिट आवर्स का ये भी एज ए सब्जेक्ट शामिल किया गया। तो बेटे हमारे बेसिकली 3 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप ये है कि हम थ्योरेटिकल नॉलेज जो है रिसर्च के हवाले से, रिसर्च की टर्मिनोलॉजी के हवाले से हम उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा बेटे हमारा टारगेट ये होगा कि आप उसे वर्क पर अप्लाई करेंगे। तीसरा उसका बेटे टारगेट ये होगा कि आप रिसर्च थीसिस लिखने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कौन कौन से वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए रिसर्च और रिसर्च मेथोडोलॉजी के हवाले से। तो अब बेटे हम उस पहले स्टेप को इन डिटेल देखने की कोशिश करेंगे कि उनमें से कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिनसे आपको अवेयर होना चाहिए, जिनको आपको पता होना चाहिए। तो जो अवेयरनेस लेवल पर हमने इन चीज़ों को बेटे डिस्कस करना है, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा हम जो डिफरेंट रिसर्च मेथोडोलॉजीज हैं बेटे उनसे अवेयर होंगे, उतने बेहतर अंदाज में हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर बेटे जैसे इलेक्ट्रिशियन के पास एक बॉक्स होता है, तो किसी भी एक ख़ास मौके पर सारे उसको वो टूल्स नहीं यूज़ करने पड़ते। इसी तरह कोई भी डायसेक्शन बॉक्स है या ब्यूटी बॉक्स है, उसमें डिफरेंट आइटम्स मौजूद हैं, लेकिन सब चीज़ें एक सर्टन वक्त पर यूज़ में नहीं आती। तो इसी तरह से टर्मिनोलॉजी के हवाले से हमें रिसर्च को जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती हैं उनसे हमें अवेयर होना चाहिए। फिर उसमें से हम जो रेलिवेंट टर्म्स हैं उनको हम अपने वर्क्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में बेटे जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टर्म है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, वो क्या है? पैराडाइम। आज हम पैराडाइम के बारे में पढ़ेंगे, उससे सीखेंगे कि पैराडाइम मीन्स अ पैटर्न, मॉडल, स्टैंडर्ड, स्कीम, पर्सपेक्टिव, क्राइटेरिया, फ्रेमवर्क एंड सेट ऑफ आइडियाज। बेटे ये इस किस्म के वर्ड्स आपने यकीनन सुने होंगे। तो पैराडाइम एक्चुअली वो ये है कि हमने किसी वर्क को बेटे खास तौर पर किस एंगल से देखा जाए, ठीक है। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, मल्टीपल क्राइटेरियाज हो सकते हैं, मल्टीपल पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ख़ास पैटर्न जिसके ज़रिए से या ख़ास एंगल जिसके ज़रिए से एनालिसिस किया जाता है उसको बेटे क्या कहा जाता है? उसे पैराडाइम कहा जाता है। अब पैराडाइम बेटे किस तरह से वजूद में आती है और किस तरीके से हम उसे पैराडाइम का नाम देते हैं? ये बेसिकली होती है बेटे ए सेट ऑफ थ्योरीज, assumptions and ideas that contribute to our वर्ल्ड व्यू। हम बेटे किसी चीज़ के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, ये हमारा वर्ल्ड व्यू होता है, ठीक है। तो अब पैराडाइम इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग। तो देखने की किसी भी चीज़ के हवाले से देखने का नज़रिया वो क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर इसी दुनिया में बेटे हम अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं, तो लिटरेचर में आप डिफरेंट लोगों को पढ़ चुके हैं, हर किसी का लाइफ के ऊपर पर्सपेक्टिव दूसरे से डिफरेंट आता है। इसी तरह रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें बेटे, बीइंग ए मुस्लिम, तो हमारा जो लाइफ के ऊपर पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट हो सकता है, किसी एथीस्ट का जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह से हमारा वर्ल्ड व्यू बनता है, वो ये है हमारे बिलीव्स क्या हैं, हम किन किन चीज़ों पर यकीन रखते हैं। ऐसे बेटे रिसर्च में जो हम पैराडाइम यूज़ कर रहे होंगे उसकी बेस पे कुछ थ्योरीज होंगी, कुछ अजम्पशंस होंगे, कुछ आइडियाज़ होंगे, उसी के मुताबिक हमें देखना पड़ेगा। अब इसकी बेटे इंतहाई अहम तरीन मिसाल जो है वो क्या है? अब ये थ्योरीज और assumption कैसे बनती हैं बेटे? ये बेसिकली बेस करती हैं एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, ये फैक्ट्स जो हैं वो बेस करते हैं। मिसाल के तौर पर हम SOPs को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ पर? इस कोरोना के अंदर। तो इस कोरोना के अंदर अब इसकी बुनियाद क्या है SOPs की? वो बिलीफ है कोरोना के हवाले से। अब बेटे हम डिफरेंट लोगों का डिफरेंट रिस्पांस देख सकते हैं, जो उनकी फ़िलासफ़ी ऑफ कोरोना है वो उस हिसाब से इसको हम अपने सोसाइटी में
डिफरेंट इसके रिस्पॉन्सेज देखते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यूज भी हैं, यानी जैसे एक टोटल रिजेक्शन वाला है, दूसरा जो है वो पैनिक वाला है, और या जिसको हम कह सकते हैं एक बेटे रवैया जो है कोरोना के हवाले से हमारे यहाँ वो पिकनिक वाला है, दूसरा जो है वो पैनिक वाला है। तो अब ये बेसिक एक पैराडाइम है, ठीक है, कि किस पर्सपेक्टिव से आप इस इवेंट को, इस सिचुएशन को देख रहे हैं। अब जिसका जो बेटे बिलीफ होगा, जो अजम्पशन होगी, जो आइडिया होगा, वो इसको उस अंदाज में देखने की कोशिश करेगा। इस तरह किसी भी वर्क के एनालिसिस के लिए हम पैराडाइम जो है वो इंतहाई अहम तरीन चीज़ है। अब हम बेटे बात करते हैं रिसर्च पैराडाइम की। तो बेसिकली जब हमने वर्क को एनालाइज करना है, ये किस चीज़ को एक्सप्लोर करता है बेटे? इट एक्सप्लोर्स द फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ 3 मेजर पैराडाइम्स। तो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े वर्ल्ड व्यूज, बड़े बड़े अंदाज किसी भी वर्क को देखने के हवाले से जो साल हर साल से बेटे चले आ रहे हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो टेकिंग, जिसको हम फॉर ग्रांटेड तस्लीम कर लेते हैं, तो रिसर्च में भी हमने उन चीज़ों को देखने की कोशिश करनी। उनमें से बेटे 3 जो हैं वो चीज़ें इंतहाई अहम हैं। एक का नाम बेटे आपने यकीनन डिफरेंट इज़म्स पढ़े होंगे, उनमें से बेटे एक है पॉजिटिविज्म, दूसरा है इंटरप्रेटिविज्म, और तीसरा है क्रिटिकल थ्योरी। अब हम इनके ज़रा थोड़ी सी डिटेल देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो रिसर्च पैराडाइम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हम उनको देख सकते हैं कि उनमें कौन कौन सी अजम्पशन, कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। मसलन मिसाल के तौर पर बेटा 3 जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ना रिसर्च पैराडाइम के, वो क्या हैं? वो हैं, एक ऑन्टोलॉजिकल हैं, दूसरे का ताल्लुक एपिस्टेमोलॉजी के साथ है, और इसके बाद है बेटे मेथडोलॉजी, ठीक है। तो अब इसमें मेजर क्वेश्चंस जो हैं उनको हमने देखना है। ये बेटे फिलोसफी की बेसिकली चंद काइंड्स हैं, चंद उनसे उनके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो ऑन्टोलॉजिकल है कि रियलिटी जो है वो क्या है। अब इस पे बेटे बेशुमार पर्सपेक्टिव्स और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स मौजूद हैं, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म से लेकर उससे पहले प्लेटो, अरिस्टोटल तक। तो इसको हम इन डिटेल फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने इसके कंपोनेंट को याद रखना है। दूसरा बेटे क्या है? एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है जो कुछ हम जानते हैं वो किस तरह से जानते हैं, ठीक है। यानी अब नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नॉलेज की बेस पर ही हम नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि ये नॉलेज किस किस्म का है, जो हम जानते हैं वो वाकई हम जानते हैं या नहीं जानते। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नोअर एंड नोन? जिन चीज़ों को हम जानते हैं उसकी क्या कैपेसिटी है या किस तरीके के साथ दिखा जाए। तो ये भी बेटे फिलोसफी की बहुत बड़ी ऑन्टोलॉजिकल क्या बेटे रियलिटी से रेलिवेंट है। ये थोड़े से ड्राई चीज़ें हैं, लेकिन हम इनके बार बार जो हैं उनको डिस्कस करके उनको समझने की कोशिश ज़रूर करें। तीसरा बेटे वो मैथडोलॉजी। इसका क्या, इसका एक फंक्शन है कि वो क्वेश्चन जो है उसे उठाया जाता है, सवाल किया जाता है, या किस तरीके के साथ नॉलेज हासिल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बेटे इसमें शामिल हैं। अब अगर हम बेटे बात करें रिसर्च पैराडाइम और अप्रोचेस की, तो रिसर्च पैराडाइम इज एन अप्रोच और अ रिसर्च मॉडल टू कंडक्ट अ रिसर्च। तो पैराडाइम की बेटे हमने जनरल बात की, अब रिसर्च पैराडाइम क्या है? तो बेसिकली रिसर्च हम अपनी मर्जी से तो नहीं करेंगे, इसके लिए ख़ास हमें रूल्स, सेट ऑफ थ्योरीज, सेट ऑफ अजम्पशंस, ख़ास फ्रेमवर्क उसको बेटे फॉलो करना पड़ेगा, और ये हमारी अप्रोच होगी रिसर्च के लिए। अब कैसे? दैट हैज़ बीन वेरीफाइड बाय रिसर्च कम्युनिटी फॉर लॉन्ग, जो अरसा दराज से उस कम्युनिटी में चल रही है। मतलब जैसे अब लिटरेरी कम्युनिटी के अंदर जो इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से जिस टाइप्स की रिसर्चेज और जिन मेथड्स को बेटे कंसिडर किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, हमें उस हवाले से देखना पड़ेगा। एंड दैट हैज़ बीन परफॉर्म्ड प्रैक्टिस फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो कई तरह से वो चीज़ें चल रही हैं। तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये 3 जो हैं वो बेसिक चीज़ें हैं। आज सिर्फ इनकी बेटे डेफिनेशन होगी, फिर हम इसको इन डिटेल देखेंगे। पहला है बेटे पॉजिटिविज्म, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म जो है ये बेसिकली बेटे आप इसको कह सकते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच है। इसका बेसिक ताल्लुक क्वांटिटेटिव चीज़ों के साथ है। कहते हैं कि हर चीज़ को क्वांटिटी वाइज नापा जा सकता है, ठीक है। या आप जिसको हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच के हवाले से देखा था, तो आप इन डिटेल बेटे वो लेक्चर देख सकते हैं। तो पॉजिटिविज्म जो है बेटे बेसिकली ये किस पे बेस करता है? ये नंबर्स पे बेस करता है, और सिंपल वर्ड्स में आप ये कहेंगे
इसके मुताबिक वो कहता है कि हर वो चीज़ जिसको हम एम्पिरिकल नॉलेज के ज़रिए से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या देख सकते हैं या उसकी तादाद को मुकर्रर कर सकते हैं, वही चीज़ जो है वो रियल है, अदरवाइज नहीं। मसलन यहाँ कोई चीज़ 1 है या 0 है, इसके इन बिटवीन कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे मिसाल के तौर पर ऑनलाइन टीचिंग यूज़फुल है या नहीं है, अब इसका ज़ाहिर है एक जवाब, इस सवाल का क्या एक जवाब हो सकता है। अब पॉजिटिविस्ट नेचर के मुताबिक क्या होगा, या फ़ायदा है या इसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई शख्स पॉजिटिविज्म की बजाय क्या है बेटे नेक्स्ट, इंटरप्रेटिविज्म, इंटरप्रेट करना, किसी चीज़ की तर्जुमानी करना, कि हर चीज़ को भाई 0 और 1 में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। तो ज़ाहिर है उसकी जो क्वालिटी है उसके लिए हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं बल्कि क्वालिटेटिव जो है अप्रोच वो भी अपनानी पड़ेगी। इसके लिए बेटे हम मज़ीद जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैराडाइम्स जो हैं इनको इन डिटेल बेटे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इंटरप्रेट जो है करना, इसके लिए बेटे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो आज हमने सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किया। थर्ड है बेटे क्रिटिकल थ्योरी। अब क्रिटिकल थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी बंदा एनालिसिस कर रहा है तो उसका जो एनालिसिस है क्या वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के मुताबिक सबको मान लेना चाहिए। मसलन जैसे लेबॉर्ट्री में अगर रिसर्च होती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है। अब ये चूंकि लेबॉर्ट्री में है, एम्पिरिकल है, प्रूव है, तो इसमें ये नहीं हम कह सकते मैं नहीं मानता कि ये पानी ऐसे नहीं बनता। अब ये पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि हर चीज़ को इसी तरीके के साथ लेबॉर्ट्री में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है जी। अब इसी तरह जो क्वालिटेटिव अप्रोच वाले हैं जो उस तरफ ज़्यादा है बेटे, वो इंटरप्रेटिविज्म की बात करते हैं। जो क्रिटिकल थ्योरी जो है ये बेसिकली उस रिसर्चर जो शख्स ये सारे का सारा बेटे आइडियाज़ प्रोड्यूस कर रहा है उस हवाले से वो क्या बताता है। वो कहता है कि कोई भी रिसर्चर बेटे इम्यून तो नहीं है अपने इर्द गिर्द के माहौल की वजह से। तो ज़ाहिर है वो जो भी बयान करेगा उसमें कुछ ना कुछ जो उसका पर्सपेक्टिव जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, चाहे बेटे वो कोई कल्चरल हो या कोई पॉलिटिकल हो या कोई एथनिक हो, इवन जेंडर वाइज हो, इसी तरह मजहबी हवाले से हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसके एनालिसिस को ज़रूर उसमें वो उसको कलर करेंगे। इसीलिए बेटा कहा जाता है कि क्रिटिकल मेथोडोलॉजी इज डायलॉजिक एंड डायलैक्टिकल। तो ये क्या कहते हैं, एक्चुअली इसके अंदर बेटे बहस मुबाहिसा जो है वो हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इन अप्रोच आपकी जो भी हो, क्रिटिकल थ्योरी के हवाले से या इंटरप्रिटिज्म के हवाले से और ये पॉजिटिविज्म के हवाले से, बेटे आइडियाज़ तो थाउजेंड्स में मौजूद हैं, लेकिन एक्चुअली किसी की आइडियोलॉजी को उसकी वर्थ क्या होगी, उसको कैसे देखा जाएगा, कैसे जज किया जाएगा, ये मेन रीज़न आपके जहन में होना चाहिए। द एम ऑफ क्रिटिकल एजुकेशनल रिसर्च इज नॉट मेयरली टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड सोसाइटी। तो बेटे ये कोई आइडियाज़ की च्युइंगम नहीं है कि बस उन्हीं को हम डिफरेंट बातें करते रहें, बट टू चेंज इट, उसका सोसाइटी पे बेटे क्या इम्पैक्ट होता है या क्या इम्पैक्ट नहीं होता। तो इन तीन कॉन्सेप्ट्स को बेटे आपने कुछ जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, इनको हम इन डिटेल भी देखेंगे। तो रिसर्च पैराडाइम क्या है, इसकी बेटे डेफिनेशन जो है वो आपने लिख कर एक पेज पे उसको आपने अपलोड करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है मज़ीद इस पर हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।